1980 के दौरान अमेरिका को लगने लगा था कि जापान की सस्ती गाड़ियां उनके लोकल कार कंपनीज जैसे फोर्ड और जनरल मोटर्स का मार्केट छीन रही हैं। इस वजह से यूएस की इकॉनमी पर गहरा असर पड़ रहा था। तब यूएस के प्रेसिडेंट ने जापान को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं किया तो अमेरिका उनकी कार्स पर भारी टैक्स लगा देगा। यह सुनकर जापान को मजबूरी में मानना पड़ा और एक ऐसा समझौता हुआ जिसे वीआर यानी वंटरी एक्सपोर्ट रेंज कहा गया। मतलब जापान अब खुद डिसाइड करेगा कि वो अमेरिका में कितनी कारें भेजेगा, ताकि ट्रेड वॉर ना छिड़ जाए। इससे यूएस को तो फायदा हुआ, लेकिन जापान की ऑटोमोबाइल मार्केट नीचे गिरने लगी। हमने देखा है कि यूएस में अगर पत्ता भी हिलता है तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट लॉस में चला जाता है। कुछ इसी तरह 2025 में एक नया क्राइसिस आ चुका है और इस बार भी वजह है टेरर वॉर। यूएसए की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और दूसरे देशों पर हैवी इंपोर्ट टैक्स लगाने के डिसीजंस ने पूरी दुनिया को एक नए ट्रेड वॉर में डाल दिया है। देश आपस में टकरा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह से हिल चुका है, महंगाई धीरे धीरे दस्तक दे रही है। और नुकसान किसको हो रहा है? आपके और हमारे इन्वेस्टमेंट को। इसी तरह के बार बार आने वाले मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए साल 2020 में विंथ नाम की एक ऐसी कंपनी सामने आई थी जिसने लोगों को स्टॉक मार्केट के तूफान से निकालकर कोलेटरल बैक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हम लोगों को बचा सकता है? अगर हाँ तो विंड का इसमें क्या रोल रहा है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास ने बार बार यह दिखाया है कि जब भी बड़े देश अपने ट्रेड पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में हलचल मच जाती है। 2025 का यह टैरिफ वॉर हमारी इकॉनमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसको समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अमेरिका ने ऐसे स्टेप्स पहले भी कई बार लिए हुए हैं। 2018 के आसपास यूएस के प्रेसिडेंट ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि चाइना उनके साथ अनफेयर तरीके से बिजनेस कर रहा है, जिससे यूएस का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। बदले में उन्होंने चाइना के माल पर भारी टैरिफ लगा दिए। मतलब अब चाइना का माल अमेरिका में महंगा बिकने लगा। जवाब में चाइना ने भी यूएस के सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट हिल गया। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या सेफ है और क्या रिस्की। देखो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर टैक्स लगाता है तो दूसरा भी जवाब में टैक्स लगाने लगता है और फिर स्टार्ट हो जाता है एक वीसीएस साइकिल, जिसे हम कहते हैं ट्रेड वॉर, जैसे अब की 2025 में हो रहा है। और हर कंट्री अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रही है। नतीजा ग्लोबल ट्रेड रुक रहा है, कंपनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से डरने लगी हैं और जॉब्स पर भारी असर पड़ रहा है। इसका दूसरा इम्पैक्ट यह है कि जब इंपोर्टेड माल महंगा होता है तो लोकल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं और जिन चीजों को आप और हम रोज यूज करते हैं वो भी इनडायरेक्टली महंगी हो जाती हैं। ऐसे में बड़ी कंपनीज अपने खर्च को कम करने लगती हैं और मजबूरन एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ता है। वहीं इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी तो फ्यूचर में रिटर्न्स भी नहीं आएंगे और वो अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। अब सोचो, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, कंपनीज की अर्निंग्स गिर रही होती है, लोग जॉब्स लूज कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स पैनिक में पैसा निकाल रहे होते हैं, तो सब एक ही चीज ढूंढ रहे होते हैं, एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और ऐसे टाइम में बॉन्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाती है जो लोगों को मार्केट के स्टम के बीच भी स्टेबिलिटी दे सकती है। मॉर्निंग स्टार के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2008 से लेकर 2015 के बीच बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा बढ़ गई थी। असल में 2020 तक मार्केट में हाई यील्ड और सिक्योर्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल तो थे, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि केवल बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब 2020 के पहले अगर मैं और आप बॉन्ड में इन्वेस्ट
करना चाहते तो यह लगभग नामुमकिन था, बट फिर 10 से 12 साल बाद एक टेक कंपनी आती है विंट, जिसे 4 आईआईटी ने मिलकर शुरू किया था, जो थे अजिंक्य, शशांक, अभिकन, अंशुल। इन्होंने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है जिसमें हाई यील्ड और सिक्योरिटी दोनों हो। बस यही देखकर इन्होंने विंट वेल्थ कंपनी की शुरुआत करी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम जनता को कोलेटरल बैक बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। उससे पहले बॉन्ड होता क्या है, पहले हम यह समझ लेते। एक्चुअली बॉन्ड एक डेब्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। यहां आप किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी कॉरपोरेट कंपनी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा उधार देते हैं और बदले में वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करते हैं। आपने बॉन्ड खरीदा यानी किसी कंपनी को अपना पैसा उधार दे दिया, बदले में बॉन्ड इशूवर आपको तय समय तक हर साल इंटरेस्ट देता रहता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यानी मैच्योरिटी के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। एंड ये जो आपको बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता है, इसको कूपन रेट कहा जाता है। आपको बता दूं कि बॉन्ड्स मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, लाइक सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स। एंड सेकंड इट्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं अपनी स्कीम्स और प्रोजेक्ट के कैपिटल अरेंजमेंट के लिए। बता दूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि इन्हें डायरेक्ट हमारी भारत सरकार इशू करती है। सोचो, अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया है तो हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए या लॉस में चली जाए और आपका पैसा अटक जाए, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है तो वह पैसा आपको वापस मिल ही जाता है क्योंकि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन का पावर होता है। वो नोट छाप सकती हैं और उसके पास देश की पूरी इकोनॉमिक मशीनरी होती है। कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बैक एंटिटीज इशू करती हैं, इसीलिए यहां सेफ्टी की हाई डिग्री होती है। इस तरह के बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट पीरियड यूजुअली 10 से 20 साल का होता है। कुछ कंपनीज हैं जो इस तरह के बॉन्ड्स को इशू करती हैं, जैसे NHAI, IRREC एंड हुडको। देखो, मैथमेटिकली देखें तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट करता है तो उसका रियल रिटर्न काफी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एफडी 6% का एनुअल रिटर्न देती है और इन्फ्लेशन 5% है तो रियल रिटर्न सिर्फ 1% बचता है। अब आप कहोगे तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों ना इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आपको बता दूं कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आपसे फिक्स्ड रिटर्न का वादा करते हैं। जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तब पैसा ग्रो करने के लिए बॉन्ड्स ही एक रिलायबल सोर्स बच जाते हैं। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का होना आपके रिस्क को बैलेंस करता है। अगर किसी इन्वेस्टर का पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक मार्केट में है और मार्केट क्रैश कर रहा है तो उसका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन अगर बॉन्ड्स भी उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो तो वो इन्वेस्टर मार्केट वॉलेटिलिटी से बच सकता है। आपको बता दूं कि 2020 से पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल होता था क्योंकि इसकी मिनिमम लिमिट लाखों में होती थी। जनरली एक कॉरपोरेट बॉन्ड का मिनिमम टिकट साइज 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकता था, जो सिर्फ HAI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही खरीद पाते थे। वहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मिनिमम लिमिट 10,000 से 1 लाख तक होती थी। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट बॉन्ड परचेसिंग का एक्सेस भी नहीं होता था, मतलब हम लोग बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। हमें किसी बैंक या किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ता था। एंड इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और हिडन चार्जेस या ब्रोकरेज फीस भी ज्यादा लगती थी। पर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के दरवाजे खोल दिए। इससे कई तरह के चेंजेस आए। नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट घट गई। जहां पहले कॉरपोरेट बॉन्ड्स की लिमिट 10 लाख से ऊपर होती थी,
अब 10,000 तक कम कर दी गई थी। नंबर 2 गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अब आप सिर्फ 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे। नंबर 3 कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बॉन्ड इजीली अवेलेबल करा दिए, बट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी इन्वेस्टर्स को ऑफलाइन पेपर वर्क और लेंथी केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीबी के इंस्ट्रक्शंस काफी स्ट्रिक्ट थे, जिसमें उनको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी। एंड अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीद भी लिया तो उन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचना मुश्किल होता था। स्टॉक मार्केट की तरह बॉन्ड मार्केट में हम रियल टाइम बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते थे, इस वजह से बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी का इशू होता था। लेकिन फिर इस विंत ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना इतना इजी बना दिया जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना। इनके फाउंडर्स ने एक ऐसा यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहां इन्वेस्टर्स डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे विथ 100% ट्रांसपेरेंसी, यानी बिना किसी हिडन फीस के। शुरुआत में इस कंपनी को ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है, यह एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस कंपनी ने अपनी ट्रांसपेरेंसी और डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस के जरिए इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता। इन्होंने कई सारे बॉन्ड्स को लिस्ट किया और हर बॉन्ड का रिस्क एनालिसिस ओपनली प्रोवाइड किया। एंड जब लोगों को पता चला कि यह एक सेबी सर्टिफाइड कंपनी है, तब इस कंपनी की इमेज लोगों के बीच एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह बन गई। अब क्योंकि यह एक फाइनेंशियल कंपनी है तो ऐसी कंपनीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां लोगों की मेहनत की कमाई जुड़ी होती है। इसलिए यह कंपनी सिर्फ स्ट्रांग बॉन्ड्स ही लिस्ट करती है और यहां पर बॉन्ड पे बॉन्ड रेटिंग दी जाती है। आपको बता दूं कि बॉन्ड रेटिंग एक क्रेडिट स्कोर की तरह होती है जो बॉन्ड इशूवर की रीपेमेंट एबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। इन रेटिंग्स को क्रेडिट एजेंसीज द्वारा दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि किस बॉन्ड में कितना रिस्क है। दुनिया भर की कुछ मेजर क्रेडिट एजेंसीज के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब आप इस चार्ट को देखो, इसमें AAA और AA रेटिंग वाले बॉन्ड अच्छे माने जाते हैं। BBB रेटिंग वाले बॉन्ड्स में रिस्क मीडियम होता है, वहीं BB और इससे नीचे रेटिंग वाले बॉन्ड्स जंक बॉन्ड्स होते हैं जिनमें रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न्स भी। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो AAA या AA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने को तैयार भी हो तो BBB एंड अबव कैटेगरी के बॉन्ड्स को देख सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि विंटवेल्थ ने जितने भी बॉन्ड्स लिस्ट किए हैं, इन्होंने सभी में 2% खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कंपनी का स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिखाता है। और सबसे अच्छी बात कि इनके बॉन्ड्स NSE एंड BSE पर लिस्टेड भी हैं, तो आपके पास यह फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर आप चाहें तो इसे मैच्योरिटी से पहले भी सेल कर सकते हैं। इनका एक अच्छाई यह भी है कि यह बॉन्ड्स सेबी अप्रूव ट्रस्टी मॉनिटरिंग है। दोस्तों, 2021 में जब RBI ने अपने रूल्स में चेंज किया था, तब से RBI खुद RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2023 के लास्ट तक करीब 14 लाख से ज्यादा लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया था। आपको बता दूं कि 2021 में जब रेस्ट्रिक्शंस हटे तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज भी बस 2 साल में ही एक्सप्ल कर गया। 2017 से 18 में इस मार्केट का साइज था अराउंड 18 लाख करोड़ का, बट 2023 में इस मार्केट का साइज हो गया 44 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी बस 4 साल में ही 5x। तो कुल मिलाकर 2020 से पहले रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर FD स्टॉक मार्केट या SIP में इन्वेस्ट करते थे, बट अब एजुकेटेड लोगों ने भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। आई होप अब आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो